हाय एवरीवन, आज मैं हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर नंबर 6 सरल परिपथ चैप्टर का नाम है। आज इसे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो हिंदी मीडियम के जैसे यूपी बोर्ड का कोई अगर स्टूडेंट है मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग जो ना इस चैप्टर के सभी वीडियोस देखें। ये इसका पहला वीडियो है जो आज मैं शुरू कर रहा हूँ। मुझे आज टॉपिक लेना है किरचॉफ के नियम। क्या टॉपिक का नाम आज किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। आज हम इस नियम को पढ़ाएंगे आपको। इस नियम को समझने से पहले बेटा कुछ बातें सर्किट के बारे में, परिपथ के बारे में जाननी जरूरी है। जस्ट सपोज करो हम ऐसा कर लेते हैं कि एक बैटरी को शो करते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। इस बैटरी में हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, एक हमने इंडक्टर जोड़ दिया और एक हमने जोड़ दिया कैपेसिटर। और फिर से हमने इसको यहाँ से ऐसे इसके पार्ट बना दे बेटे, इस टाइप से। ऐसे ऐसे करके समझने की कोशिश करना। दिस इज R1, R2, R3, R4, R5, कैपेसिटर C, इंडक्टर L, किसी सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E। नाम लिख दें A, B, C, D, D यहां लेता हूं मैं, D, E, F, G एंड H। और इसमें हमने करंट फ्लो करा दी है ऐसे। कहीं भी इसमें हम I1 कंसीडर कर लें, इसमें I2 कंसीडर कर लें, ऐसे। तो हमें सबसे पहले किरचॉफ नियम को समझने से पहले सर्किट के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बताते हैं सर्किट का नेटवर्क। नेटवर्क होता क्या है? नेटवर्क जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जाल। नेटवर्क समझिए क्या होता है। कोई भी ऐसा परिपथ जिसके अंदर सेल और उसके अवयव, परिपथ के अवयव, सेल और उसके अलावा परिपथ के विभिन्न अवयवों को दर्शाने वाले परिपथ को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? नेटवर्क। उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। एडजस्टमेंट नहीं होगा। अब देखिए इसमें ये तो सेल होगी। सेल के अतिरिक्त अवयव कौन है? कंपोनेंट ऑफ द सर्किट कहते हैं इनको। ये रेजिस्टेंस है, ये अवयव है। R1, R2, R3, R4, R5 दीज आर ऑल रेजिस्टेंस। ये सभी के सभी प्रतिरोध हैं। और आपका एक इंडक्टर हो गया प्रेरक, और एक हो गया संधारित्र C। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी, जैसे प्रतिरोध लिया हमने, इसमें यहाँ प्रेरकत्व लिया, यहाँ हमने क्या लिया? संधारित्र लिया। तो ये परिपथ के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। आपको ये समझना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो समझने के लिए ये नेटवर्क कहलाएगा। नेटवर्क क्या है? ऐसा परिपथ जिसके अंदर सेल और परिपथ के विभिन्न अवयव दर्शाए जाएं, ऐसे परिपथ को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेटवर्क। नेटवर्क के बाद आता है आपका संधि। संधि से पहले शाखा बता दो बेटे। शाखा जिसे बोलते हैं ब्रांच, शाखा। परिपथ के किसी भी भाग में यदि धारा बह रही है तो उस भाग को परिपथ की शाखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाखा। जिस भी भाग के अंदर धारा का प्रवाह हो रहा है उस भाग में हम उस भाग को, परिपथ के उस भाग को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं शाखा। आप चित्र में देखिए तो शाखाएं हमारी होगी, जैसे AB है, आपकी BG है, आपका BC है, FG है, DE, ED है, ETC, और बहुत सारी हो सकते हैं इसमें, CF है। तो ये सारी की सारी क्या है? शाखाएं हैं। इन्हें क्या बोल लेंगे? शाखाएं। शाखा के बाद फिर आएगा संधि। क्या बेटा? संधि, जिसे हम बोलते हैं जंक्शन। ये भी जानना बहुत जरूरी है कि जंक्शन होता क्या है। परिपथ के किसी भी बिंदु पर जब दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? संधि या जंक्शन बोलते हैं। जैसे हम यहाँ देखेंगे B पॉइंट यहाँ संधि है, C पॉइंट भी संधि है,
F पॉइंट भी संधि है, G पॉइंट भी संधि है, तो ये सारे क्या होंगे, संधि क्या हो जाएगी, B, C, F एंड G। ये सारे क्या हैं, संधियां कहलाएंगे। ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, जंक्शन पॉइंट या संधि बिंदु कहलाते हैं। ठीक, फिर से देखें, परिपथ के किसी भी बिंदु पर जब दो या दो से अधिक धाराएं आकर मिलती हैं तो उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, उन बिंदुओं को हम कहते हैं संधि। संधि के बाद हमारा जो मेन पार्ट है वो है पाश। इसे क्या बोल रहे हैं, पाश। पास या इसे बोलते हैं लूप, पास या लूप, अंग्रेजी में बोलते हैं मैश, और लूप भी अंग्रेजी ही वर्ड है। अब देखिए पास या लूप क्या होता है, परिपथ का कोई भी ऐसा भाग जो बंद हो, जिसमें धारा बह रही हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पाश बोलते हैं। देखो ये परिपथ का एक भाग हो गया, इतना इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये परिपथ का एक भाग हो गया, ये परिपथ का एक भाग हो गया, ये यहां से चले पूरे भाग में आ जाइए, इसमें ऐसे ये पूरा परिपथ का एक पार्ट है, तो इसे क्या बोलेंगे, पास या लूप। तो हम यहाँ क्लियरली जो देख रहे हैं वो कितने पास दिखाई दे रहे हैं मुझको, यहाँ पे 3। जैसे फॉर एग्जांपल A B G H, एक हो गया हमारा B C F G, एक हो गया हमारा C D E F। तो ये सारे के सारे क्या है, पास हैं। और ज्यादा करो तो जहां से चले वहीं आ जाओ, A B G H A, तो अब हो गया ये बंद पास, ये बंद पास हो जाएगा पूरा, B C F G B बंद पास। फिर आएगा C D E F C, ये क्या हो गया हमारे पास। इन्हें क्या बोलते हैं, पास, मैश, या क्या कहते हैं, लूप। इसके बाद सर्किट का एक और पार्ट होता है, उसे बोलते हैं सक्रिय पास, सक्रिय पास, सक्रिय पास या लूप, सक्रिय लूप कह दूं, इसे बोलते हैं एक्टिव सर्किट, एक्टिव सर्किट। क्या होता है एक्टिव सर्किट बेटा, जिस पास के अंदर बैटरी इंक्लूड हो, जिसमें बैटरी शामिल हो, जिस पास में बैटरी या सेल जुड़ा हो, उसे क्या बोलेंगे हम, उसको बोलते हैं सक्रिय पास, सक्रिय पास या लूप। इसके बाद आता है अक्रिय लूप, अक्रिय लूप, अक्रिय लूप, अक्रिय लूप, इसे बोलते हैं पैसिव लूप। क्या होता है बेटा पैसिव लूप, इसको समझिएगा। कोई भी परिपथ का कोई भी ऐसा लूप या पास जिसके अंदर बैटरी ना हो, जिससे बैटरी जुड़ी हुई ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अक्रिय लूप बोलते हैं। जैसे इसका उदाहरण, मैं इसका उदाहरण देना भूल गया भाई, उदाहरण होगा इसका A B G H A, ये इसका उदाहरण हो गया। तो अक्रिय लूप क्या होगा बेटा, अक्रिय लूप मैं समझा रहा हूं, अक्रिय लूप परिपथ का कोई भी ऐसा लूप जिसके अंदर बैटरी या सेल कनेक्टेड ना हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अक्रिय लूप बोलेंगे। जैसे हमारे यहाँ एक दूसरा और तीसरा है, तो यहाँ पे अक्रिय लूप का उदाहरण हो जाएगा B C F G B, एक तो ये हो गया, एक होगा हमारा C D E F C, तो ये डीज आर ऑल क्या है बेटा, ये अक्रिय लूप है। तो ये बात आप समझ लें, इसको एक बार वीडियो को देख लें, रोक रोक के देखें, स्किप ना करें। तो आपको अब हम बताएंगे किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो बेटा किरचॉफ के नियम, किरचॉफ ने सन 1842 में, सन 1842 ईस्वी में, कुछ किताबों में 1845 ईस्वी भी लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई मैटर नहीं है कि उसने किस साल में ये अपने 2 नियम दिए थे, ना इनका कोई वैल्यू है कि ये किस सन में दिए गए थे। लेकिन फिर भी कुछ किताबों में लिखा, मोस्ट ऑफ किताबों में ये लिखा हुआ है कि सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ साहब ने क्या किया था, 2 नियम दिए थे किसी परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए, किसी परिपथ के विभिन्न भागों में विभवांतर ज्ञात करने के लिए, किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, किसी परिपथ का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए 2 नियम दिए। उसने क्या किया था कि एक जटिल परिपथ को आसानी से
सरल करने का तरीका बताया। और सरल करने के तरीके को बताने के लिए उन्होंने 2 नियम दिए थे जो बहुत फेमस हुए, और उन नियम को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ ने किसी परिपथ के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, उसका कुल प्रतिरोध या परिपथ के किसी भी भाग में हम विभवांतर निकालने के लिए जिन 2 नियमों का उपयोग करते हैं, उन नियमों को किरचॉफ साहब के नाम से जाना जाता है, किरचॉफ के नियम। तो पहला नियम था उनका, जो फर्स्ट नियम है वो समझिए क्या है, उसका स्टेटमेंट देखिए। पहला नियम था धारा नियम, नंबर 1 धारा नियम, या इसका दूसरा क्या नाम है, संधि नियम, संधि नियम। और जो फेमस है जंक्शन रूल के नाम से, जंक्शन रूल, जंक्शन रूल या लॉ, शॉर्ट में इसको बोलते हैं KCL, किरचॉफ करंट लॉ, ऐसे। तो धारा नियम या संधि नियम को एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने ये बताया था कि इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी भी संधि पर, परिपथ के किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। द सम ऑफ algebraic sum of total current at the junction of any circuit that is इक्वल टू 0। तो उन्होंने ये बताया था, इनका स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट लिखें, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार परिपथ के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु मतलब संधि, जंक्शन, संधि बोलते हैं इसको, किसी भी संधि पर लिख सकते हैं, किसी भी बिंदु पर, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीज गणितीय योग, कौन सा योग, बीज गणितीय योग क्या होता है बेटा, 0 होता है, 0 होता है। अर्थात द सम ऑफ द algebraic sum of the total current at any junction of the circuit is equal to 0। अर्थात कहने का मीनिंग हुआ कि समेशन I इट इज इक्वल टू 0। ये समेशन किसको बताता है, योग को। किसको बताता है बेटा, योग को। अच्छा, अब हमने स्टेटमेंट पढ़ लिया कि परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा I इज इक्वल टू 0। अब बेटे हमने नियम तो पढ़ लिया, अब हम इस नियम को लगाएंगे कैसे। तो नियम को लगाने से पहले किरचॉफ साहब ने इस नियम को लगाने के लिए हमें धाराओं के संबंध में एक साइन कन्वेंशन बताई, चिन्ह परिपाटी, उसे बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। तो इसको अप्लाई करने के लिए तो आप याद रखेंगे, इस नियम को लगाते समय, इस नियम को लगाते समय संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं को क्या लेंगे, धनात्मक पॉजिटिव, तथा दूर जाने वाली सभी धाराओं को ऋणात्मक नेगेटिव लेंगे। ओके बेटा, तो ये याद रखेंगे, संधि की ओर जितनी भी धाराएं आएंगी, जंक्शन की तरफ जितनी भी धारा आएंगे उनको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो संधि से दूर जाएंगे उनको नेगेटिव लेंगे। आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसका फिर एक एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन करूंगा। पक्का? ओके, इसके बाद इसको हटा देता हूं भाई मैं। अब इसको समझना है थोड़ा, यार ये गंदा हो रहा है।
देखिए मैंने एक सर्किट लिया है, सर्किट के किसी भाग यानी कि संधि ओ पर मैंने 5 कंडक्टर दिखाए, 5 चालक, 1 2 3 4 5, प्रतिरोध R1 R2 R3 R4 R5, ये 5 जन प्रतिरोध हैं चालकों के क्रमशः। और मैंने इसमें धारा कंसिडर करी I1 I2 I3 I4 I5। तो अगर मैं संधि ओ पर धारा नियम लगाना चाहता हूं तो मुझे साइन कन्वेंशन पर जाना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि किन धाराओं को मुझे प्लस लेना और किसको माइनस लेना। तो उसने ये बताया था कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं को प्लस लेंगे और संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं को माइनस लेंगे। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए I1 I2 I3 ये संधि की तरफ आ रही हैं, तो ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और 2 धाराएं I4 और I5 संधि से दूर हो जा रही हैं, तो ये हमें क्या लेनी चाहिए, नेगेटिव। तो देखो बेटा यहाँ से यहाँ मान लेंगे चित्र से अगर हमें ये नियम लगाना है तो I1 प्लस I2 प्लस I5 I3 I4 माइनस I5 इट इज इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 प्लस I3 इट इज इक्वल टू I4 प्लस I5। इसका मतलब है संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग इट इज इक्वल टू क्या है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो हम ये भी कह सकते हैं सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। थोड़ा इससे जल्दी याद हो जाएगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग का मतलब आने वाली धाराओं का योग। सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम माने योग ऑफ आउटगोइंग करंट, दूर जाने वाली करंट, आउटगोइंग करंट। ठीक है बेटा। तो हम ये भी कह सकते हैं, इस नियम को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं संधि नियम को, कि यदि परिपथ में नियत धारा बह रही हो तो संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहां इस नियम को कहते हैं, बता सकते हैं, अर्थात संधि नियम को निम्न प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, परिभाषित डेफिनेशन दे सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे बोलो, कैसे बेटा, संधि की ओर, इन्वर्टेड को वहां लिख देंगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये भी इसका स्टेटमेंट दे सकते हैं आप। तो इसका आप स्टेटमेंट नोट करना चाहे नोट कर लें, इक्वेशन नोट करना चाहे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, सबसे अच्छा तरीका तो स्क्रीनशॉट लेना। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेते रहें बेटा। इससे एक बात पता चली कि संधि की तरफ जितनी धारा आई है संधि से दूर भी इतनी ही धारा जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि संधि पर न तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते और न ही यहाँ से इसको आवेश दिया जा सकता और न ही यहाँ से आवेश लिया जा सकता। अगर संधि से नियत धारा होकर गुजरती है, आने वाली धाराओं का योग दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, तो उस सिचुएशन में संधि ओ पर न तो आवेश दिया जा सकता है और न ही संधि से आवेश दिया जा सकता है। और अगर इसे हम इस वे में समझें कि इस आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, दैट कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उस नियम को जिसमें ये बताया गया न तो आवेश दिया जा सकता न ही आवेश लिया जा सकता, तो ये किस नियम पर आधारित होगा, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होगा। तो हम ये कह सकते हैं, ये नोट करने का पॉइंट है नंबर 1, मतलब 1 मार्क्स के लिए, कि क्या यह नियम, कौन सा नियम, यह नियम आवेश संरक्षण
नोट कर सकते हैं आप इसे। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ओके बेटा, ये कंप्लीट हो गया। अब ये नियम कंप्लीट हो गया तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, आप इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। देखिए आ जाओ, अब हम अपनी थोड़ी सी नॉलेज चेक करते हैं। जो अभी हमने ये जंक्शन रूल पढ़ा है, धारा नियम पढ़ा है, इस नियम की हम अपनी नॉलेज चेक करते हैं। हमारे सामने ये हमने एक ब्रांचेस दिखाई है किस सर्किट की, और यहाँ से 10 एम्पियर की करंट एंटर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से कितनी चली जाती है 8 एम्पियर। जब इसमें 8 एम्पियर की करंट गई तो इस वाली ब्रांच में कितनी जाएगी 2 एम्पियर की। अब ये यहाँ से आके बी जंक्शन पर मिली, बी जंक्शन पर आने के बाद उसने सवाल किया है कि करंट फाइंड कीजिए, धारा I1 का मान, धारा I1 कितनी है, I1 का मान क्या होगा। तो बेटा अभी हमारे पास दो संधि है, संधि ए और संधि बी। संधि ए से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो I1 की वैल्यू निकालनी है। अब हमें ये देखना I1 किस पॉइंट से कनेक्टेड है, I1 किस संधि पे मिली हुई है, I1 हमारी बी संधि पे मिली हुई है। तो अब अगर हम किरचॉफ का रूल लगाते हैं तो किरचॉफ का रूल ये है कि आने वाली धाराओं का योग क्या होगा, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग होगा। तो अगर हम किरचॉफ के नियम से इसे सोल्व करना चाहें तो हमारे 8 मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, इस करंट का योग प्लस इसका योग प्लस I1। भाई उसके अकॉर्डिंग तो ये होगा 8 = 6 + I1। तो I1 कितना आएगा 8 - 6 = 2 एम्पियर। एक उदाहरण आप ये समझे, इसका एक उदाहरण ये ले ले। मान लो हमारे पास ऐसे करके एक बैटरी आती है, ऐसे ये प्लस ये माइनस, ये 10 वोल्ट, 2 ओम मान ले इसको, और यहां हम 3 ओम मान लेते हैं, और यहां हम एक ऐसा हटा दो यार, इसकी जरूरत नहीं रही, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, हटा दीजिए इसको ऐसे। ये मैंने 5 वोल्ट की ले ली और ये मैंने ले लिया यहाँ पे 4 ओम। तो इसमें हमसे पूछा अगर जाए कि 3 ओम में धारा का मान क्या होगा, 3 ओम में धारा क्या होगी, धारा का मान क्या होगा। आप 1 मिनट सोचिए। और ये आपका शायद उसमें 2019 में जेई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 3 ओम में करंट की वैल्यू क्या होगी। अब मैंने अगर किरचॉफ का संधि नियम पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो वो ये है, देखिए किसी भी बैटरी की करंट अपने पाथ को पूरा करने के बाद फिर से वहीं आएगी जहां से वो चली थी। ये देखो ऐसे, इसी में तो इसकी धारा इसमें फ्लो होगी ऐसे, और इसकी करंट इसमें फ्लो होगी, ये क्लॉकवाइज फ्लो होगी, और ये क्या होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी। तो इसमें धारा का जो योग होगा वो कितना आएगा 0। इसमें किसी प्रकार की कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो इसमें धारा कितनी होगी, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम ये भी कहता है कि आवेश संरक्षण के नियम को मानता है। तो आवेश संरक्षण के नियम को लगा सकते हैं या किरचॉफ के धारा नियम को लगा सकते हैं। तो धारा I का मान कितना होगा, यहाँ पे 0 होगा। तो धारा I किसमें 3 ओम में धारा कितनी होगी बेटे 0 होगी। तो आप इसको अच्छे से समझ लें। ये मैंने इसका एक उदाहरण दिया। अब मैं आता हूं आपको दूसरा नियम समझाऊंगा। कौन सा नियम, दूसरा नियम, थोड़ा इसको रब करना पड़ेगा। देखो बेटा दूसरे नियम, लूप नियम या पास नियम या वोल्टेज नियम, और ये फेमस है किसके नाम से, वोल्टेज नियम के नाम से बोलते हैं, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऐसे बोलते हैं इसको। स्टेटमेंट पढ़िए इसका। ये कहता है इस नियम के अनुसार किसी बंद पास में धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग उस पास के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अभी हमने बताया था अगर एक्टिव सर्किट है, अगर एक्टिव परिपथ है तो समेशन IR = होगा सिग्मा E के बराबर। अगर पैसिव सर्किट है यानी कि अक्रिय सर्किट है या जिसमें कोई सेल जुड़ी ना हो तो सिग्मा IR बराबर किसके होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम इसके बताते हैं, इसके नियम को अप्लाई करने के लिए, किसी भी सर्किट में अप्लाई करने के लिए इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है नंबर 1, धारा की दिशा में धारा तथा
तथा प्रतिरोध का गुणनफल, प्रतिरोध का गुणनफल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेते हैं। इस नियम को लगाते समय धारा की दिशा में धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल पॉजिटिव लेते हैं। ऐसे समझो ये हो गया तुम्हारा प्रतिरोध और ये बहने लगी धारा। अब धारा की दिशा में मान लीजिए आप धारा की दिशा में जा रहे हैं, आपके डायरेक्शन है जाने की ये, तो इसमें I और R क्या होगा, पॉजिटिव होगा। I और R क्या होगा, पॉजिटिव। I और मल्टीप्लाई R की क्या होगी, पॉजिटिव होगी। दूसरा पॉइंट, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में I व R का गुणनफल, I व R का गुणनफल क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। कैसे, ऐसे धारा ऐसे बह रही है और हम जो है ना ऐसे चल रहे हैं, हमारे चलने की डायरेक्शन मान लीजिए ये है, ये डायरेक्शन है, ये I है, हमको आना इधर है, धारा इधर को जा रही है, तो इस सिचुएशन में IR क्या होगा, निगेटिव होगा। तीसरा पॉइंट, सेल में निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर, पॉजिटिव प्लेट की ओर चलने पर E का मान पॉजिटिव लेंगे। E का मान क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे इसका हम यहाँ पे एग्जांपल दूं मैं, ये होगी पॉजिटिव प्लेट, ये होगी नेगेटिव प्लेट। करंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में जा रही है और हम चले हैं ऐसे इधर को, अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो E यहाँ क्या होगा, E होगा पॉजिटिव। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। इसके बाद देखें, इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है चौथा पॉइंट है सेल में पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर चलने पर E का मान क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। कुकर देखो ऐसे, अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये हमारा E है, तो यहाँ पे E हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ये पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव। बेटे ये नोट कर लें, अभी मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूं, अभी से एक एग्जांपल से समझें। देखो बेटा एक एग्जांपल लिया मैंने, इस एग्जांपल में मैंने दो सेल चुनी है, एक E1 EMF वाली और एक E2 EMF वाली, एक रेजिस्टेंस R1 एक रेजिस्टेंस R2 और रेजिस्टेंस हो गया R3। आप देख रहे हैं इसमें दो लूप बन रहे हैं, वैसे इसमें 3 लूप भी हैं, ये एक पूरा लूप भी माना जा सकता है। तो एक तो लूप हो गया ये, एक हो गया ये, समझने की बात है, ध्यान से समझना। E1 सेल की करंट को मैंने कंसिडर करा I1, E2 सेल की करंट को मैंने कंसिडर करा I2। ये होगा जंक्शन रूल लगा दीजिए। संधि की ओर आने वाली धारा होगा योग, संधि से दूर जाने वाली धारा होगी I1 प्लस I2। आने वाली कितनी, I1 प्लस I2, तो दूर जाने वाली भी I1 प्लस I2 होगी। ये फिर यहाँ होगी जंक्शन पे, जिस सेल की करंट होगी उसी में जाएगी I2, इस सेल की करंट इसमें जाएगी I1 के नाम से, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे बेटा। अब हम इसको कैसे लेते हैं, इसमें हम अपना आप ही करंट की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। मैं तो इसकी करंट की डायरेक्शन मान लीजिए मैं ऐसे लेना चाह रहा एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन से होगी, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा ट्रेवर्सल एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे करंट को जो फॉलो कराना है यहाँ से कराना है ऐसे, इस टाइप से, इस तरह से चलूंगा मैं, इस टाइप से
ऐसे। और इसमें मैंने ये ले ली, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ले ली, आपकी मर्जी कैसे ले सकते हैं। अब देखिए, जब हम ये कह रहे थे कि जब हम किसी सर्किट में इस नियम को लगाते हैं तो इस नियम को लगाने के लिए करंट और धारा और प्रतिरोध का गुणनफल धनात्मक लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की दिशा में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल प्लस लेंगे। वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे? इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि धारा इसमें कैसे बह रही? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में। तो अब लगाएंगे इसमें इन लूप फर्स्ट, इन लूप वन में देखिए क्या होगा, I1 R1, फिर यहाँ ये पूरा हुआ, रेजिस्टेंस और तो नहीं है, यहाँ है बस एक। अब जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, हमारी डायरेक्शन है चलने की ये एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन इसमें करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या लिया जाएगा? माइनस में। तो I2 इंटू R2 इट इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें कितनी सेल जुड़ी हुई है? 2। मैंने बताया था करंट की डायरेक्शन जो ले रहे हैं हम, हमारे चलने की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं चला इसमें एंटी क्लॉकवाइज में इस डायरेक्शन में, और यहाँ चलूंगा ऐसे। तो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर चलने पर E की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो ये E1 आया पॉजिटिव, और पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की ओर चलने पर क्या लेंगे? निगेटिव। तो ये आया हमारा माइनस E2। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब इस लूप में लीजिए, इन लूप सेकंड, दूसरे लूप में लीजिए बेटा, इसमें अब एक अकेला ही है ये। तो इस लूप में देखें आप, यहां से आ रहे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो इसमें यहां से करंट की डायरेक्शन होगी ये, और यहां से स्टार्ट करो ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं आप। तो I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इट इज इक्वल टू, इसमें कोई लूप है और वो सेल है? हाँ है, और सेल में चल रहे हैं हम। इसमें देखिए, इसमें हम जब चलेंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो ये क्या होगी हमारी E2। ये है समीकरण, यहां लिख देंगे समीकरण 1 और 2 को सरल करने पर I1 I1 प्लस I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं, I1, I2 के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है बेटा। इसमें आपने देखा कि किसी भी बंद लूप के लिए अगर मैं इसको यहां से सब्ट्रैक्ट कर दूं, मान लीजिए E2 को मैं इधर ले आता हूं, तो राइट में क्या बचा? 0। इसको इधर ले आता है, राइट में क्या बचा? 0। तो मतलब नेट एनर्जी इसकी क्या रहेगी? 0 होगी। कुछ एनर्जी इसकी पॉजिटिव होगी, कुछ निगेटिव होगी। तो ये जो नियम है वोल्टेज नियम, किस पर आधारित है? वोल्टेज नियम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये भी नोट कर लेंगे आप, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, आधारित है। आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में कि किरचॉफ का दूसरा नियम, वोल्टेज नियम, लूप नियम, पास नियम, ये किस पर आधारित है? ये है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। तो बेटा ये हमारा टॉपिक हुआ कंप्लीट। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और इससे पहले चैप्टर मैंने करा चुका हूँ 1 to 5 सभी चैप्टर्स की वीडियोस, आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस। अगर चैनल पर नए हैं तो भाई इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।